आज की वीडियो का हमारा फोकस रहने वाला है पैथोजेनेसिस ऑफ एंटमीबा हिस्टेरिका इन्फेक्शन। इसके प्रीवियस जो वीडियोस हैं जो हमने बनाए थे उसमें एंटमीबा हिस्टेरिका स्ट्रक्चर के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना था, फंक्शन के बारे में जाना था और साथ ही साथ लाइफ साइकिल के बारे में भी जाना था, किस तरह से पूरा जो लाइफ साइकिल एंटमीबा हिस्टेरिका का रहता है। आज के वीडियो में हम जाने वाले हैं पैथोजेनेसिस, क्या होता है एंटमीबा हिस्टेरिका के रिगार्डिंग और इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे जो इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं बॉडी में, कौन कौन से डैमेज जो हैं वो काउज करता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन आप देख रहे हैं यही हम लोग डिज़ाइन करेंगे और साथ ही साथ सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके जानने की भी कोशिश करें कि व्हाट आर दोज थिंग्स और इनका क्या रोल रहता है और साथ ही साथ इसका जब जो डैमेज है वो किस तरह से रहता है, राइट। तो उससे पहले जो है कुछ एक प्रीवियस स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा। हमने बात की थी ट्रोफोजोइड की, हमने बात की थी सिस्ट की। तो ट्रोफोजोइड के बारे में जाना था, किस तरह से स्यूडोपोडियम जो स्ट्रक्चर है वो इसमें रहता है। सिस्ट में वो स्ट्रक्चर एब्सेंट है, यानी सिस्ट एक इमोटाइल फॉर्म है, आपका ट्रोफोजोइड जो है मोटाइल फॉर्म है और अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो हैं इसमें रहते हैं, लेकिन सिस्ट में वो सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नहीं रहते हैं बिकॉज इट्स नॉट मेटाबॉलिकली सो एक्टिव। नेक्स्ट जो है, और इसका जो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, पहले वाले का भी स्ट्रक्चर का भी और लाइफ साइकिल का भी डिटेल में, कि किस तरह से ये देखिए मूवमेंट हो रही है पैरासाइट की बॉडी में और किस तरह से डैमेज हो रहा है। राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, अभी जो हम करने वाले हैं वो है फोकस ऑन द डैमेज टू द इंटेस्टाइन। यहाँ पे किस तरह से डैमेज हो रहा है इंटेस्टाइन में और वहाँ उस डैमेज की वजह से बॉडी में जो है चांसेस हैं कि वो एंटमीबा हिस्टेरिका इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो जाए, वो हमने इसमें कवर करना है। तो चलिए हमारी इलस्ट्रेशन प्रोसेस हम शुरू करते हैं और साथ ही साथ जानेंगे कि किस तरह से सारे कंपोनेंट्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल रहते हैं पैथोजेनेसिस के लिए और कैसे एंटमीबा हिस्टेरिका हमारे इंटेस्टाइन में डैमेज काउज करता है। तो अभी आप सारे कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स देख रहे होंगे। अब इनको लेके लेट्स डिज़ाइन द प्रोसेस, उसको बनाते हैं और साथ ही साथ देखते हैं कि उस प्रोसेस में क्या डैमेज जो है वो होता है और साथ ही साथ आप भी इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इंडिविजुअल कंपोनेंट्स डिज़ाइन कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि किस तरह से फाइनल जो है वो डैमेज का ओवरऑल इम्पैक्ट रहता है इंटेस्टाइन के ऊपर। तो शुरू करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द पार्ट विच इज़ द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। तो अभी आप देख रहे हैं म्यूकोसा लाइनिंग जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ मैं, गट म्यूकोसा भी इसको कहते हैं। तो गट म्यूकोसा का जो रोल रहने वाला है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रोल रहता है एब्जॉर्प्शन में, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में इसका रोल रहता है और एक तरह से बैरियर भी है अगेंस्ट पैथोजेंस, यानी जो है ये फूड यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है और साथ ही साथ डायरेक्ट इन कांटेक्ट विद फूड है हमारी इंटेस्टाइन। तो इसको जो है वो प्रोटेक्ट हमारी बॉडी को करना है फ्रॉम द पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने एंटमीबा हिस्टेरिका के बारे में जाना, आगे हम जियार्डिया के बारे में भी जानेंगे। बहुत सारे इंटरेस्टिंग पैरासाइट जो है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो छोटी सी जो है इसको इलस्ट्रेशन को मैं यहाँ पे साइड में कॉम्पैक्ट कर लेता हूँ एंड साथ ही साथ व्हाट आई कैन डू इज़ अब इसको लेबल भी मैं यहाँ पे आई जस्ट लेबल दिस एज म्यूकोसा। तो मेरे पास यहाँ पे लेबल भी क्रिएटेड है। तो आई होप कि आपको अभी कंप्लीटली इसकी जानकारी हो चुकी है कि व्हाट इज़ म्यूकोसा, गट म्यूकोसा का क्या रोल रहता है, गट म्यूकोसा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसका रोल जो है इंटेस्टाइनल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में रहता है कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है, डाइजेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, फूड मूवमेंट में इसका इंपॉर्टेंट रोल है और इम्यून सिस्टम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ताकि ओवरऑल हेल्थ जो है वो मेंटेन रह सके। नेक्स्ट जो कंपोनेंट इसमें आएगा वो है आपका मस्कुलैरिस म्यूकोसा। सो विच वन इज दिस। तो इसके लिए मैंने एक मसल शेप्ड जो है वो इलस्ट्रेशन क्रिएट की है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, लेट मी एडजस्ट इट। तो ये जो है मस्कुलैरिस म्यूकोसा जो है सेकंड कंपोनेंट हमारा आ जाता है। मस्कुलैरिस म्यूकोसा ये क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग अभी जान लेते हैं। मस्कुलैरिस म्यूकोसा एज द नेम इंडिकेट, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो है इसमें मसल्स रहेंगे, आपके थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स इस पर रहते हैं और इसका काम होता है मूवमेंट और फोल्डिंग ऑफ म्यूकोसल मेम्ब्रेन। जो गट म्यूकोसा की मूवमेंट है, जो इसकी फोल्डिंग है, इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट और रोल रहता है और साथ ही साथ जो मिक्सिंग करनी है फूड मटेरियल की, प्रोपेलिंग मोशन जो है उसमें भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके बाद जो है आपका सब म्यूकोसा लाइनिंग आ जाती है। सब म्यूकोसा लाइनिंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो भी हम जान लेते हैं। सब म्यूकोसा लाइनिंग इज दिस, ये जो इलस्ट्रेशन है मैंने यूज़ की थी सब म्यूकोसा के लिए। तो लेट मी एक्सपैंड इट लिटिल बिट, थोड़ा सा आप मुझे यहाँ पे टाइम दें। तो अभी इट लुक्स गुड। सो दिस वन इज़ द सब म्यूकोसा, इसका लेबल भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो ये डायरेक्टली जो है मसल लेयर के नीचे है, म्यूकोसल जो लेयर है उसके नीचे है। इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स और नर्व्स रहते हैं। तभी आप डॉट्स देख रहे होंगे, इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की मैंने। सब म्यूकोसा का लेबल भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे।
थोड़ा सा क्राउडेड हो गया है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। क्राउडेड इसलिए क्योंकि बहुत सारे हमारे पास लेबल भी हैं ऑलरेडी मैंने डिज़ाइन किए हैं, तो प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप हो जाता है। तो आप देख रही है यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कि सब म्यूकोसा की लेयर भी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। सब म्यूकोसा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक नर्व्स इसमें हैं, और साथ ही साथ इसका रोल रहता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो सब म्यूकोसा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं सर्कुलर मसल्स। तो एक और लेयर होती है मसल्स की विच इज़ सर्कुलर मसल्स, और ये मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि इट इज़ क्लियर। लेट मी मेक इट अ लिटिल बिट मोर ऑर्गेनाइज्ड। ये जो लेयर है आपकी दिस लेयर इज़ द सर्कुलर मसल लेयर। सो इसके लिए भी आई हैव वन लेबल। इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रोल रहता है आपका सर्कुलर मसल में। दिस वन राइट, एंड ये वाली जो इलिस्ट्रेशन इसको मैं मूव कर लेता हूँ। सर्कुलर मसल्स आपकी इंटेस्टाइन में रहते हैं। सर्कुलर मसल्स का रोल रहता है कि एक थोड़े अरेंज होते हैं ये रिंग शेप में इन द इंटेस्टाइन, और इनका जो रोल है वो पेरिस्टाल्टिक वेव कोऑर्डिनेशन में है। क्योंकि मूवमेंट होती है हमारे इंटेस्टाइन में, पेरिस्टाल्सिस इसको कहते हैं कि फूड जो है मूव करता है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर। उसका जो मेन रोल है सर्कुलर मसल्स का, वो उस पर्टिकुलर मूवमेंट में होता है। वेव कोऑर्डिनेशन में वेव जो जनरेट करनी है वो इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो देखिए कितने सारे जो है मसल्स आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हैं, अलग अलग उनका जो है रोल रहता है। और यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। इनको मैं मूव कर लेता हूँ एंड सो दैट वी हैव लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ओवर हियर। तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी आ गए हैं, वो लेबल भी हमने कर दिए हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का रोल जो रहता है वो पहले तो ये पूरा रन करते हैं अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ मस्कुलरिस लेयर, जो बहुत इंटीग्रल पार्ट है जो मसल लेयर है। साथ ही साथ इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका काम है कि जो लेंथ ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको शॉर्ट करना, और साथ ही साथ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में जो है वो ये हेल्प करते हैं। तो इनका कोऑर्डिनेशन रहता है सर्कुलर मसल्स के साथ, तो ये मूव करते हैं इस तरह से। अब नेक्स्ट हमारे पास लेयर आ जाती है, नेक्स्ट लेयर की भी बात कर लेते हैं हम लोग, सीरोसा एंड देन पेरिटोनियल लाइनिंग। दोनों को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। आई हैव मोर इलस्ट्रेशंस हियर, तो इनको मैं मूव कर लेता हूँ। एंड दिस वन इज सीरोसा। ये जो लेयरिंग है दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंटेस्टाइन। सीरोसा के बारे में भी बात कर लेते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट है फाइनल लाइनिंग, आउटर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। तो ये वाली जो लाइनिंग है इसको कवर कर देगी यहाँ पे, सो दैट इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक द कवरिंग ऑफ दिस राइट। तो ये आई थिंक नाउ दिस इलस्ट्रेशन लुक्स मच बेटर। एंड साथ ही साथ हमें ये समझ में भी आ गया कि किस तरह से ये जो कंपोनेंट्स हैं वो अरेंज्ड हैं। सीरोसा के बारे में बात करते हैं। इट्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द गट। ये गट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, और इसमें कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स इसमें होते हैं, और इसका काम रहता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। साथ ही साथ ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द फूड। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं। नेक्स्ट है ये इन कंटिन्यूशन विद विसरल पेरिटोनियम, जो हमारी लेयर है उसकी कंटिन्यूस जो है इंटरेक्शन इसके साथ रहती है। अगर उसके बारे में बात करें तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है और एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है ये। साथ ही साथ इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सीरियस मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं, ये जो मैंने बताया यहाँ पे डिज़ाइन की हुई है। साथ ही साथ आपके पास एक और फंक्शन इसका आ जाता है, इट प्रोड्यूसेस लिब्रिकेटिंग फ्लूइड, ताकि जो फ्रिक्शन रिड्यूस हो अलग अलग ऑर्गन्स के साथ में। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो पेरिटोनियल जो है वो आपकी लाइनिंग का रहता है। दोनों को लेबल कर लेते हैं हम लोग। सीरोसा के बारे में भी हमने बात कर ली, सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द इंटेस्टाइन, और साथ ही साथ हमने पेरिटोनियल लाइनिंग की बात की। मेरे पास स्पेस तो है नहीं, सो आई विल जस्ट ऑन दिस साइड, और सीरोसा को भी हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं राइट। सो दिस रेड पार्ट और द डार्क पिंक पार्ट इज द सीरोसा, आउटर मोस्ट वायलेट पार्ट इज द पेरिटोनियल लाइनिंग। तो नाउ आई होप यू कैन क्लियरली सी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। अब आप बात करते हैं कि नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें किस तरह से डैमेज होता है, कौन कौन से डैमेजिंग पॉइंट्स जो हैं वो रहते हैं बिकॉज ऑफ द एंटीमीबा स्लिटिका इन्फेक्शन। सबसे पहले आता है अल्सर फॉर्मेशन विच इज़ फ्लास्क शेप्ड अल्सर। तो ये देखिए इस तरह से इलस्ट्रेशन मैंने डिज़ाइन की थी, एक तरह का फ्लास्क का इसका शेप रहता है, और काफ़ी जो है वो डैमेज रहता है इसमें अप टू दिस सर्कुलर मसल लेयर। तो अगर यहाँ तक जो है वो डैमेज हो रहा है दैट मीन्स इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंटेस्टाइन टू कवर इट अप। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे
टू मूव इट लिटिल बिट, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ मैं, राइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मैंने डिज़ाइन करने की कोशिश किया कि ये डैमेज हो चुका है इंटेस्टाइन में यहाँ तक, और इसकी वजह से कैविटी फॉर्म हुई है। सो इस तरह का जो अल्सर रहता है इसको हम कहते हैं फ्लास्क शेप्ड अल्सर, और इसका ऑब्वियसली रोल जो है वो रहेगा कि डैमेज करना है, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों पैरासाइट के लिए, तो पैरासाइट की वजह से ये डैमेज होता है। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ जाता है साइनस फॉर्मेशन। साइनस क्या होता है, साइनस का इंपॉर्टेंट रोल क्या रहता है, ये भी हमें जानना ज़रूरी हो जाता है। तो फ्लास्क शेप्ड अल्सर के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे कि उसका जो है वो क्या रोल है। सबसे पहले फ्लास्क शेप्ड अल्सर जो है वो एक तरह की बॉटल के शेप के रहते हैं। ये कोलोन की म्यूकोसल लाइनिंग में प्रोड्यूस होते हैं, और प्राइमरली ये लिंक्ड होते हैं टू दी एंटोमीबा हिस्टेरिका इन्फेक्शन। मेजरली मार्जिन जो होता है इसमें वो इरेगुलर और अंडरमाइंड रहता है। इन्फ्लामेशन, टिश्यू डैमेज इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस। इसकी वजह से एब्डोमिनल पेन, डायरिया और ब्लड जो है वो आता है स्टूल में। साथ ही साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रहते हैं एंटोमीबा हिस्टेरिका इन्फेक्शन के केस में। तो ये तो होगी फ्लास्क शेप अल्सर की बात। नेक्स्ट आते हैं साइनस फॉर्मेशन के ऊपर। अभी मैंने बताया था कि एक कैविटी सी बन जाती है एक अल्सर्स में, इसको हम साइनस कहते हैं। साइनस इन अल्सर बेसिकली रेफर्स टू अ चैनल और कैविटी। कैविटी को हम अल्सर कहते हैं, और ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा टिश्यू डैमेज होता है, नेक्रोसिस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसकी वजह से ये जो है वो डैमेज रहता है। और अगर साइनस प्रेजेंट है दैट मीन्स हीलिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी हिंडर हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास दूसरा जो कंपोनेंट आता है वो है परफोरेशन। परफोरेशन क्या है? परफोरेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरह से कंप्लीट डैमेज हो रहा है इंटेस्टाइन को, राइट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, आपकी पेरिटोनियल लाइनिंग तक पूरा डैमेज है। ये देखिए, इसमें फ्लास्क शेप्ड अल्सर थे, जो परफोरेशन में है डैमेज इज़ वेरी वेरी डीप, वो पूरा क्रॉस कर चुका है, और दूसरे एंड पे यू कैन एक्चुअली सी द डैमेज अप अनटिल पेरिटोनियल लाइनिंग, वहाँ तक पूरा डैमेज हो चुका है। और सारा एरिया जो है इसके केस में, इसमें नेक्रोसिस है, इन्फ्लामेशन है, टिश्यू डैमेज हो चुका है। और साथ ही साथ आप ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी वजह से जो मूवमेंट ऑफ एंटोमीबा हिस्टेरिका टू अदर बॉडी ऑर्गन्स वो भी हो सकती है। तो परफोरेशन रेफर्स टू द रप्चर्स और होल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन ड्यू टू सीवियर टिश्यू डैमेज। सीवियर टिश्यू डैमेज की वजह से एक होल जो बन जाता है उसको परफोरेशन कहते हैं। और परफोरेशन जब जो हो जाती है अगर इंटेस्टाइन में, दैट इंडिकेट्स कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है और सीरियस मेडिकल कंडीशन है, और इमीडिएट जो है वो डॉक्टर को दिखाना इसके केस में बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरा डैमेज हो चुका है इंटेस्टाइन को। अब नेक्स्ट आते हैं जो इसके केस में एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है डीप एक्सटेंशन। डीप एक्सटेंशन जो है इज़ द पार्ट ऑफ अल्सर्स वेयर देयर इज़ अ डीप डैमेज, जो डीप एक डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर इन द इंटेस्टाइन। तो ये भी मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है इन्वेजन ऑफ ब्लड वेसल की हमने बात की थी कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो भी यहाँ पे इन्वेड हो जाती हैं, और आई थिंक म्यूकोसा को मैं नीचे कर लेता हूँ, राइट। इन्वेजन ऑफ ब्लड वेसल, सो इट विल बी वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम हियर। इसके लिए आई विल यूज़ दी अनदर अल्सर दैट आई हैव क्रिएटेड हो। तो इस तरह से मल्टीपल जो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, मल्टीपल जो अल्सर्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, और साथ ही साथ नई ब्लड वेसल्स जो हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं आउटर मोस्ट लाइनिंग के साथ, और वहाँ से जो है वो पैरासाइट कैन मूव टू डिफरेंट पार्ट्स। तो इस तरह से मैंने इसको कनेक्ट किया है। तो अभी आप देख रहे हैं कि रेड पोर्शन ऑफ दिस इलस्ट्रेशन रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स, और यहाँ से जो है मूवमेंट हो जाती है। और साथ ही साथ ये भी दिखा सकते हैं हम लोग कि एक कंप्लीट डैमेज भी हो चुका है, और इट स्टार्ट ऑल्सो गेटिंग द हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। और साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से सिस्ट भी जो है वो रह सकती है इंटेस्टाइन में, और जो कि इन्फेक्शन को फिर से जो है रिकरेंट इन्फेक्शन जो है इसके केस में हो सकते हैं। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब पेनिट्रेशन ऑफ ब्लड वेसल हो जाती है तो इसमें दैट कैन काउज लीडिंग, दैट कैन काउज द ब्लीडिंग ऑफ द अल्सर साइड। और साथ ही साथ इसमें क्या हो सकता है कि इन्वेजन ऑफ ब्लड वेसल्स में इंक्रीज द रिस्क ऑफ अमीबा मूवमेंट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड में आ सकता है, ब्लड से अलग अलग ऑर्गन्स में जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर सकती हैं सारी सिचुएशन को। तो ये देखिए, आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने किस तरह से सारी चीज़ें एक एक करके जो है वो डिज़ाइन की हैं।
हमने बात की अलग अलग चीज़ों की, हमने पैथोजेनेसिस के प्रोसेस की बात की, साथ ही साथ इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को भी जाना है और किस तरह से वो डैमेज सारी लेयर्स को करता है अलग अलग टाइप्स ऑफ अल्सर के केस में, और हमने एक एक कंपोनेंट का इंपॉर्टेंस भी जाना है। तो अगर इस तरह से डैमेज हो रहा है तो ऑब्वियसली जो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, स्पेशली न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में, और ब्लड जो है वो स्टूल में आ सकता है क्योंकि वहाँ पे इंटेस्टाइन में और बहुत सारा डैमेज हुआ है। और साथ ही साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पे जो ब्लड है वो डायरेक्ट इन कांटेक्ट विद पैरासाइट है और वहाँ से ऑर्गन जो इन्फेक्ट हो सकते हैं बाय एंटीमीफाइस लेटेगा। तो होपफुली जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, यही मैं उम्मीद करूँगा। साथ ही साथ आपके अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अगर आप पैरासाइटोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप इलस्ट्रेशंस भी डिज़ाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो उसमें भी आपकी काफ़ी इसमें हेल्प रहेगी। और साथ ही साथ स्टडीज़ में तो ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो पूरा देख चुके हैं तो आपको काफ़ी जो है इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपने इंटेस्टाइन के बारे में जाना होगा और एंटीमीफाइस लेटेगा की पैथोजेनेसिस के बारे में भी जाना होगा। इसमें बहुत सारे विरुलेंस फैक्टर्स भी रहते हैं, उनका रोल रहता है, किस तरह से वो डैमेज काउज करते हैं, तो वो भी हम लोग कवर कर सकते हैं फ्यूचर में। बट अभी के लिए आई थिंक दैट इज़ क्वाइट गुड इनफ, अभी के लिए काफ़ी है और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी जो है एजुकेशनल कंटेंट का बेनिफिट उठा सकें, और इसी तरह जो है चैनल को प्लीज़ आप सपोर्ट करते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।